समझिए और जानिए कहां है आपके लिए कमाई का मौका। बाजार की चाल और सियासत का हाल कल दिन भर सीएनबीसी आवाज पर। और आज बाजार में बुल्स का जोश जबरदस्त तरीके से हाई रहा। मोदी 3.0 की उम्मीद से आज तूफानी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुए। सेंसेक्स 2507 अंक, निफ्टी 733 अंक, बैंक निफ्टी करीब 2000 अंक और मिड कैप 1648 अंक चढ़कर बंद हुआ है। आज सबसे ज्यादा तेजी पीएससी, पीएसयू बैंक, रियल्टी और इंफ्रा इंडेक्स में रही। आइए मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। बताइए सुमित, आज तूफानी पारी में क्या क्या है जानने लायक बातें? देखिए, ये परसेंटेज में देखेंगे तो 3-3.5% है। वैसे आंकड़ों का बेस बड़ा है तो इसलिए बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में बड़े नंबर आप ऐसे समझिए कि आज नंबर का दिन था। 17 लाख करोड़ अकेले बीएससी की मार्केट कैप आज में बढ़ते हुए दिखाई पड़ी है। इस तरह की एग्जॉर्बिटेंट तेजी, देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज आज नए रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा, उसका कंट्रीब्यूशन था तो करीब करीब 20 लाख करोड़ के ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज की मार्केट कैप पहुंच गई, 20.5 लाख करोड़। अदानी समूह आज जोरदार तेजी में था, 19-19.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वहां पहुंची और ये प्री हिंडनबर्ग मामले के आसपास वो पहुंचते हुए दिखाई पड़े। एसबीआई 8 लाख करोड़ की मार्केट कैप इसने पार करी और देश का सबसे बड़ा पीएसयू बैंक तो था ही, लेकिन अब देश की चौथी सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे शुमार भी होते हुए दिखाई पड़ रहा था। एक शानदार तेजी एसबीआई में नए रिकॉर्ड स्तरों पर। पावर ग्रिड जैसी कंपनियां जो कि 3 लाख करोड़, और पावर ग्रिड समेत पूरा पावर, पूरा ऑयल एंड गैस, पूरा मेटल, जहां जहां पर आपको पीएसयू दिखाई पड़ेगा उन सब में शानदार तेजी थी। तो पीएसयू में जबरदस्त तेजी, डिफेंस कंपनियों में तेजी, पीएसयू मेटल में, पीएसयू पावर फाइनेंस कंपनी जैसी कंपनियों में इस तरह की एग्जॉर्बिटेंट तेजी थी। और अदरवाइज मिड कैप रिकॉर्ड, स्मॉल कैप रिकॉर्ड, निफ्टी बैंक रिकॉर्ड, इसके अलावा लार्ज कैप के दोनों, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में एक रिकॉर्ड। तो इस तरह के बढ़िया दिन, जबकि आपको चौतरफा खरीदारी दिखाई पड़ेगी और मार्केट में हर तरफ डीप ग्रीन आपको निशान आज के सत्र में दिखाई पड़ेगा। तो सुमित, ये बताइए कि आज के इस बुल रन में सबसे ज्यादा गेन किन सेक्टर्स और शेयर्स ने किया है? तो आज थोड़े लूजर्स की संख्या कम होगी, थोड़े छोटे नंबर होंगे, लेकिन गेनर के आपको बहुत बड़े बड़े नंबर दिखाई पड़ेंगे। कम ही देखने को मिलता है कि निफ्टी के टॉप गेनर में 10% ये गेनर हो। अदानी पोर्ट 10% ऊपर, एसबीआई 9% ऊपर, एनटीपीसी 9% ऊपर, पावर ग्रिड 9% ऊपर। मिड के एनएफटी के कुछ गिरने वाले शेयरों में नंबर्स का इंपैक्ट, आइशर मोटर में 1.5% नीचे, एल एंड टी इन्फ्राटेक माइंट्री 1.5% नीचे, एचसीएल 1% नीचे और एशियन पेंट 0.5% के आसपास की बिकवाली यहां थी। मिड कैप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 12% ऊपर, आईआरबी इंफ्रा 10% ऊपर, एनसीसी 10% ऊपर, यूको बैंक 9% के आसपास की तेजी यहां थी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में गॉडफ्रे फिलिप्स 3.5% नीचे, डोम्स 3% नीचे, बीकाजी 3% नीचे, राज एक्सपोर्ट 3% के आसपास की बिकवाली। लेकिन आज बढ़िया दिन था पीएसयू का। तो पहले पीएसयू बैंक्स, बैंक ऑफ बड़ौदा 12%, सेंट्रल बैंक 12%, केनरा बैंक 9%, एसबीआई 9% और साथ ही साथ ऑयल एंड गैस में भी तमाम पीएसयू, गेल 13%, एचपीसीएल 8.5%, आईओसी 8%, ओएनजीसी 8% के आसपास की तेजी। तो हर तरफ आज पीएसयू का दबदबा और साथ साथ चौतरफा खरीदारी बाजार में देखने को मिली। शुक्रिया सुमित। और अब बात करते हैं मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से। अनुज जी, ये बताइए, आज बाजार में शानदार तेजी रही है, ऐसे में अब निवेशकों को क्या करना चाहिए और आप कहां निवेश के मौके देखते हैं? देखिए, एक चीज़ बहुत क्लियर है, आज की जो मार्केट है वो आपको एक चीज़ बता रही है कि मार्केट में एक बॉटम बन चुका है। देखिए, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि कल जो फाइनल नंबर्स हैं वो वही नंबर्स आएंगे जो एग्जिट पोल के नंबर्स हैं, 20-30 इधर उधर चलेगा, ठीक है ना। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए एक 5 साल का रोड मैप खुला है और आज जिस तरीके से स्टॉक्स चल रहे थे वो यही आपको बता रहा है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी में बने रहें और इन्वेस्ट करते रहें। हर छोटी बड़ी गिरावट में 50% आपका इस समय इक्विटीज़ में होना चाहिए और अगले 5 साल में निफ्टी 50,000 भी हो जाए तो मुझे हैरानी नहीं होगी। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 21,000 पर लें या 23,000 पर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और भारत की डोमेस्टिक ग्रोथ पर इन्वेस्ट करें, घरेलू इकोनॉमी से रिलेटेड स्टॉक्स में 75% रखें, 25% आईटी, फार्मा, मेटल्स इनमें लें। आज की रैली देखिए आप, आज की रैली देखिए आप, ये आज वही स्टॉक्स चले ना, पीएसयूज चले, कैपिटल गुड्स चले, सीपीएससी इंडेक्स चला, पीएसयू बैंक इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी आई, रियल्टी इंडेक्स चला, ऑयल एंड गैस इंडेक्स चला। बेसिकली सारे के सारे डोमेस्टिक इकोनॉमी वाले स्टॉक्स जो थे वही चले हैं और वही यहाँ से भी चलेंगे। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ये हम अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि कल
जो फाइनल नंबर्स आएंगे वो एग्जिट पोल के हिसाब से ही आएंगे। हाँ, अगर उससे ज़्यादा आ गए, अगर 50-60 पॉइंट ज़्यादा आ गए तो कल ही 24,000 भी पॉसिबल है एक बार के लिए स्क्रीन पर। उससे कम आ गए तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। लेकिन मोर और लेस अगर सरकार उस हिसाब से आ रही है तो मार्केट के लिए 5 साल का एक रोड मैप है वो क्लियर हुआ है। शुक्रिया अनुज। और बढ़ते हैं आगे। प्राइम सिक्योरिटीज़ के मैनेजिंग डायरेक्टर एन जय कुमार का कहना है कि अभी निवेशित रहना ही सही स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि मार्केट में उम्मीद से ज़्यादा बड़ा बुल रन आ सकता है। उनका कहना है कि स्मॉल प्राइवेट बैंक, सरकारी और निजी डिफेंस कंपनियों के साथ फार्मा कमाई की बड़ी थीम के तौर पर उभरेंगे। I would say small private sector banks is a big theme because a lot of NBFCs could start consolidating into this. आज हम देख रहे हैं कि the biggest proliferation जो फैला है वो NBFCs का है। मतलब I think over 100 NBFCs are listed, maybe even more. The other thing I would actually say is डिफेंस का थीम तो हमने PSUs के आई से देख ही लिया है, लेकिन a lot of small private sector companies are feeding into these because everything is not manufactured by the PSUs. They outsource a lot. So small private sector individual companies on the manufacturing theme but related to defense could be a big play again. And the third play could be this manufacturing in India का जो है, I think there is going to be a lot more on the PLI, and I think a lot more on the PLI in pharma can happen because I think now medical independence as a concept, I think is something that lot more, should I say, incentives for manufacturing in India and lot more partnerships of overseas MNCs in India could happen. कंप्लीट सर्किट के CIO गुरमीत चड्डा का कहना है कि आगे कैपेक्स साइकिल पर सरकार के फोकस से फायदा होगा। वहीं PSU बैंकों में स्ट्रक्चरल बदलाव की संभावना है, जिसकी वजह से बैंक शेयरों में आगे बड़ी तेजी मुमकिन है। हम एक प्राइवेट कैपेक्स की साइकिल के बिगिनिंग में है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% है, तो मुझे लगता है ये एक थीम लॉन्ग टर्म रहेगा, क्योंकि प्राइवेट कैपेक्स जो है, जो कि थोड़ा हाउसिंग लेड है, थोड़ा इंफ्रा लेड है, गवर्नमेंट का पुश है और कॉर्पोरेट कैपेक्स वापस आ रहा है, तो उसमें हमें लॉन्ग टर्म करना है। मुझे लगता है PSU बैंक्स में एक स्ट्रक्चरल टर्न अराउंड, उसमें जो स्पेशली जो टॉप 3-4 बैंक्स है, मैं पिछले 2-3 क्वार्टर से 1% ROA देख रहा हूँ, ग्रॉस NPA अच्छा है, टेक्नोलॉजी का यूज देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है यहाँ पे री-रेटिंग होती रहेगी। तो थोड़ा PSU फाइनेंसर्स में, बैंक्स में थोड़ा सा वेटेज जो नॉर्मल विजडम है उसको बढ़ाना चाहिए। और एक लास्ट जो मेरा व्यू है वो एनर्जी सेक्टर पे है, क्योंकि मुझे लगता है पावर रिफॉर्म्स की इंडिया को बहुत जरूरत है अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। हमारा जो कमर्शियल पावर टैरिफ रेट है, क्योंकि हम इतना सब्सिडाइज करते हैं एग्री को और उसको, उसमें फ्रेट्स में और पावर में बहुत रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो वो रिफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पावर सेक्टर को भी देखना चाहूँ। और अब पूरे बाजार की नज़र कल आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर है, लेकिन क्या आपको पता है कि शेयर बाजार में कई प्रमोटर्स ऐसे भी हैं जिनका किसी न किसी पार्टी से डायरेक्ट कनेक्शन है? कौन है वो प्रमोटर्स और किन कंपनियों के साथ है उनका कनेक्शन, बता रहे हैं हमारे सहयोगी यतीन मोता। देखिए, बहुत सारे पॉलिटिशियंस आपको दिखेंगे जो या तो MLA हैं या तो MPs हैं, राज्यसभा के, लोकसभा के, और लिस्टेड कंपनीज के प्रमोटर्स हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। जान लेते हैं कौन से जो प्रमोटर्स हैं और कौन सी हस्तियां हैं जिनके नाम बहुत सारी लिस्टेड कंपनीज हैं। सबसे पहले अमर राजा बैटरीज के प्रमोटर जयदेव गला, और ये TDP यानी तेलुगु देशम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। लास्ट ईयर वो MP भी थे, इस टाइम उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन हाँ, चंद्रबाबू के करीबी माने जाते हैं जयदेव। ये एक स्टॉक जो है काफ़ी अच्छी वेल्थ क्रिएट करके दिखा रहा है, लास्ट 3 महीने में 50% ऊपर है। नवीन जिंदल, आपको पता ही है, इन्होंने कांग्रेस से BJP में स्विच किया, कुरुक्षेत्र से ये इस बार चुनाव भी लड़े। और JSPL, ये स्टॉक आज बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ मूव कर रहा है, कहीं ना कहीं मार्केट एक विक्ट्री जो है वो फैक्टर इन कर रहा है। मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी लोधा डेवलपर्स, मंगल प्रभात लोधा, BJP के साथ जुड़े हुए हैं, महाराष्ट्र में वो MLA हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें दूसरी कंपनी की, तो कलानिधि मारन, सन TV हमको पता ही है, DMK के साथ ये जुड़े हुए हैं। इसके बाद राजीव चंद्रशेखर, देखिए इनकी प्राइवेट इक्विटी जो कंपनी है वो एक्सिस केड कंपनी की प्रमोटर है, और एक्सिस केड्स को पिछले दिनों काफ़ी सारे ऑर्डर्स भी डिफेंस सेक्टर से मिले हैं, तो ये भी स्टॉक फोकस में आप रखिए आपके रडार पे, ये चुनाव भी लड़ रहे हैं इस बार।
नारा लोकेश ये भी हेरिटेज फूड्स के साथ जुड़े हुए हैं, टीडीपी की ये सांसद रह चुके हैं। तो नारा लोकेश यहाँ भी आपको थोड़ा बहुत मोमेंटम बनता हुआ दिखाई पड़ सकता है चुनाव के बाद, क्योंकि ये बीजेपी की एलाई है। पराग शाह ये घाटकोपर से बीजेपी के एमएलए हैं। लिस्टेड कंपनी मैन इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक रियल एस्टेट का कारोबार करती है मुंबई में, उनके साथ जुड़े हुए हैं। पल्लवी डेम्पो ये गोवा कार्बन का जुड़ी हुई हैं और बीजेपी में ये मेंबर हैं। इसके अलावा अगर दूसरे भी नाम जल्दी से हम लोग फ्लिप करें तो आपको दिखाई पड़ेंगे। इस बार की सुपरस्टार जो हैदराबाद से लड़ रही हैं अकबर असदुद्दीन ओवैसी के सामने बीजेपी की जो एमपी टिकट इनको मिली है वो माधवी लता है। विरिंची के साथ ही जुड़ी हुई हैं, इनकी प्रमोटर हैं और ये एक हॉस्पिटल चेन है हैदराबाद में जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। जेनेसिस, इनको बहुत सारी 3D मैपिंग के ऑर्डर्स मिले हुए हैं और शाजिया इल्मी के हस्बैंड ये कंपनी चलाते हैं। शाजिया बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये सारे वो तमाम स्टॉक्स हैं जिनको रिडार पर रखना है। और इसके अलावा कैफ़े कॉफ़ी डे के हेगड़े मालविका हेगड़े भी बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं। आप अगर देखिए प्रसाद लाड, ये क्रिस्टल इंटीग्रेटेड जो एयरपोर्ट्स पे आप सिक्योरिटी देखते हैं क्रिस्टल की, बीजेपी के एमएलसी हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं। एनसीपी से इन्होंने बीजेपी में रिसेंटली स्विच किया। तो ये सारे के सारे राजनीतिक लोग हैं जिनका एफिलिएशन कोई लिस्टेड कंपनी के साथ है। और एग्जिट पोल में बड़े बहुमत के साथ एक बार फिर मोदी सरकार बनती दिख रही है। आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। पीएम मोदी ने कन्याकुमारी में साधना के बाद अपने लेख के जरिए अगले 5 साल की सरकार का विजन रखा है। पीएम मोदी का कहना है कि विजन बताने के लिए और उन्होंने क्या क्या अपने लेख में बताया है, इसके लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, क्या विजन रखा गया है पीएम के पोस्ट में? दरअसल प्रधानमंत्री का ये ब्लॉग ये दर्शाता है कि अगले 5 साल तक सरकार के कदमों की रूपरेखा क्या रहने वाली है, उसकी दिशा क्या रहने वाली है। उन्होंने इस ब्लॉग में सरकार की उपलब्धियों को भी बताया है, गरीबी हटाने की तरफ सरकार के कदमों को गिनाया है, डिजिटल इंडिया की तरफ सरकार के कदमों को गिनाया है और वैश्विक प्लेटफॉर्म पर भारत के बढ़ते दबदबे का भी जिक्र किया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि सरकार क्या करेगी, इस बात की अटकलों पर इन्होंने विराम लगाया है और साफ तौर से कहा है कि आने वाले दिनों में सरकार का फोकस रिफॉर्म पर रहने वाला है। और रिफॉर्म को लेकर उन्होंने एक नई बात कही है, वो ये कि रिफॉर्म को लेकर पारंपरिक सोच को भी बदलना होगा। यानी पहले जिस तरीके से रिफॉर्म किए जाते रहे थे उस तरीके से रिफॉर्म नहीं होगा, उस सोच से हटकर रिफॉर्म होगा। और इन्होंने एक और बात कही है कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का विजन सामने रखा है, जो कई बार प्रधानमंत्री पहले भी जिक्र कर चुके हैं। तो रिफॉर्म तो होगा, लेकिन रिफॉर्म एक नए ढांचे में, नए स्वरूप में होगा, इसका जिक्र इन्होंने अपने ब्लॉग में किया है। और इसमें एक और बातें कही है, महत्वपूर्ण बात वह है कि स्पीड पर खास फोकस होगा, यानी जो भी रिफॉर्म हो उसका फायदा लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे, ये सुनिश्चित किया जाएगा। स्केल पर होगा, यानी बड़े पैमाने पर होगा, उसका दायरा काफी ज्यादा बढ़ा रहेगा और एक स्टैंडर्ड का होगा ये रिफॉर्म, ये इन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा है। और इन चारों क्षेत्र में तेजी से काम करना होगा, ये प्रधानमंत्री ने जोर दिया है। और एक और सेक्टर का इन्होंने जिक्र किया है पूरे ब्लॉग में, वो है आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के। जी हाँ, ये वही सेक्टर है जहां पे सबसे ज्यादा रोजगार देने की क्षमता होती है। ये रोजगार वही मुद्दा है जो चुनाव के दौरान कई बार विपक्षी सरकार को घेरने की कोशिश भी कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर तो जोर देना ही होगा, साथ ही साथ क्वालिटी पर फोकस करना होगा, यानी बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट निकले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से, ये सुनिश्चित करना होगा। ऐसा करने से अक्सर होता क्या है कि एक्सपोर्ट मार्केट काफी मिल जाता है, इंपोर्ट पर निर्भरता कम हो जाती है। तो इस तरफ एक इशारा है। जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट के मंत्र को आत्मसात करना होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मतलब ऐसे सामान बनाए जिसमें कम से कम खामी हो, पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, ये यहाँ पे इन्होंने कहा है। और 21वीं सदी में 25 वर्षों में विकसित भारत की नींव रखनी है, इसका संकल्प भी इन्होंने, प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में दोहराया है। तो मुझे लगता है कि नई सरकार के शपथ ग्रहण से लेकर के 100 दिन के एजेंडे से लेकर के 5 साल के विजन तक का एक मजबूत आधार प्रधानमंत्री ने अपने इस ब्लॉग में रख दिया है। शुक्रिया लक्ष्मण जी। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले आज एनडीए नेताओं की कई मीटिंगें हुई हैं। आज दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर मेगा मीटिंग हुई। इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद थे।
इस बैठक में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह और नतीजे आने के बाद होने वाले सेलिब्रेशंस को लेकर चर्चा हुई है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं की मुलाकात पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर हुई। दोनों नेताओं ने करीब आधे घंटे तक बातचीत की। अब नीतीश कुमार अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा राजनीतिक लिहाज से काफ़ी अहम है। माना जा रहा है कि बिहार में बदलते राजनीतिक हालातों को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हो सकती है। और एग्जिट पोल पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का भी बयान सामने आया है। सोनिया गांधी ने कहा कि अभी नतीजों का इंतजार करना चाहिए। What are your expectations for tomorrow, ma'am? Any comments? लेकिन कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं और कहा है कि अगर बीजेपी 300 पार जाती है तो इसके पीछे जनता का वोट नहीं बल्कि ईवीएम का वोट होगा। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से एक दिन पहले इलेक्शन कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव को ऐतिहासिक बताया। सक्रिय भागीदारी के लिए महिला वोटर्स की भी तारीफ की और सोशल मीडिया ट्रोलिंग को लेकर राजीव कुमार ने कहा कि हमें लापता जेंटलमैन कहा गया, लेकिन इसी दौरान देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। We have created a world record of 642 million proud Indian voters. On social media now you will see various memes with the taglines that perhaps Lapata gentlemen are back. So we were never out, we were always here. We chose to interact with you through our press notes. This was first time that we have issued close to 100 press notes, which has never been done ever. और पूरे देश में मतगणना की तैयारियां चल रही है। गुजरात में क्या हाल है? इस बार बीजेपी जीत का जश्न नहीं मना पाएगी। क्यों? बता रहे हैं संवाददाता केतन जोशी। कल सुबह पूरे देश में 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। गुजरात की 26 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन सूरत की सीट पहले से ही बीजेपी ने जीत ली है। इस वक्त हम अहमदाबाद के गुजरात कॉलेज पर मौजूद है, जहां पर एक सीट की मतगणना होने वाली है। हम आपको बता दें कि यहां पर 3 लेयर की सिक्योरिटी रखी गई है। मोबाइल जैसे उपकरण लेकर जाने के लिए यहां पर मना कर दिया गया है। 200 मीटर की रेंज में यहां पर नोटिफिकेशन जारी किया है। सभा और सरघस पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी से चुस्त बंदोबस्त किया गया है, क्योंकि हर एक राउंड के बाद जो यहाँ पर अनाउंसमेंट होने वाली है, इससे किसी एक पार्टी का माहौल न बिगड़े, इस तरह की पूरी तैयारियां यहाँ पर कर ली गई है। कोई आरोप प्रत्यारोप भी यहाँ न हो, इस तरह की पूरी तैयारियां यहाँ पर प्रशासन की ओर से की गई है। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में सेलिब्रेशन नहीं करेगी। राजकोट में जो अग्निकांड हुआ उसकी वजह से काफ़ी पूरे गुजरात में लोग दुखी भी है और गुस्से में भी है। ऐसे में गुजरात प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने अनाउंस किया है कि जीत के बाद भी वो कोई सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं उसके मुताबिक गुजरात में भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर जीत रही है। पूरे देश में भले ही सेलिब्रेशन हो रहा हो, लेकिन गुजरात में ये सेलिब्रेशन नहीं होगा। हालांकि प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली गई है। कोई भी ऐसा बनाव न हो जिससे कि माहौल बिगड़े, इस तरह की सिक्योरिटी का भी यहाँ पर बंदोबस्त कर लिया गया है। केतन जोशी, अहमदाबाद।
और दूध के दाम फिर से बढ़ा दिए गए हैं। अमूल और मदर डेयरी ने प्रति लीटर 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। पूरे देश में नए दाम आज से ही लागू हो गए हैं। जो प्रॉब्लम देश का बर्निंग प्रॉब्लम है उसको देखना चाहिए ना। दूध तो क्या 1 रुपया 2 रुपया आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग पान खा के 50 रुपए का पान खा के वैसे थूक देते हैं। हजारों रुपया होटल जाए अंदर जाके खर्चा करके आ जाते हैं, वहां कोई पूछता नहीं। ऊपर से 50 रुपया टिप भी दे के आते हैं। तो क्या मतलब है? 2 रुपये बढ़ गया तो क्या हो गया? कुछ नहीं है, बराबर है। उनको नहीं पोसाता होगा तभी बढ़ाया होगा ना, कि जानबूझ के तो कोई थोड़ी बढ़ाता है पैसा। तो महंगाई तो सभी जगह बढ़ रही है, लेकिन अभी ये तो गवर्नमेंट का या अमूल का डेयरी का कुछ क्या सीक्रेट था मालूम नहीं, लेकिन जैसे इलेक्शन पूरा हो जाता है और दाम बढ़ा देते हैं। अभी मैंने आज सुना है कि वो दूसरे किसी में भी वो दाम बढ़ाते हैं, पेट्रोल में है या किसी में है, टैक्स और रोड टैक्स में भी। तो अभी तो क्या गवर्नमेंट का क्या प्लान है या अभी मालूम नहीं पता, लेकिन वो महंगाई तो बढ़ती जा रही है। एक्चुअली वो अभी छोटे आदमी के लिए तो बहुत तकलीफ की वाली बात है। अब जो बढ़ना है वो तो बढ़ेगा ही, सही तो क्या बोलेंगे इसको। अब हर एक चीज़ में रेट बढ़ रहे हैं, बोलते सब आफ्टर इलेक्शन इट इज ऑल गोइंग अप। हाँ, इलेक्शन के बाद सब बढ़ा रहे हैं बोले। अभी एक मेंटालिटी भी हो गई वो, अब बढ़ना तो बढ़ेगा। खर्चा सबका बढ़ रहा है, आदमी का नहीं बढ़ रहा है। हम लोग का वैल्यू नहीं बढ़ रहा है, बाकी सब चीज़ पे बढ़ रहा है। और इस खबर की डिटेल बता रहे हैं केतन जोशी। देखिए, अमूल ने दूध के दाम आज से बढ़ा दिए हैं और हर ब्रांड में प्रति लीटर 2 रुपये की बढ़ोतरी की है। अमूल ने इसके पीछे कारण बताया कि जो महंगाई बढ़ रही है उसके मुकाबले ये बढ़ोतरी सिर्फ 3-4% है, यानी कि महंगाई से काफी कम है। और जो पिछला दाम बढ़ा था वो फरवरी 2023 में, यानी कि 15 महीने के बाद ये बढ़ोतरी हो रही है। और खास बात ये भी है कि अमूल ने जो एक कल दलील रखी थी कि दाम क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितने भी दाम बढ़ते हैं उसमें 80% जो रकम है वो सीधी किसानों को पास ऑन की जाती है और बाकी जो 20% जो रकम बचती है वो ट्रांसपोर्टेशन और अन्य खर्च में इस्तेमाल की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन यानी कि अमूल ने जो कहा है उसके मुताबिक सारा का सारा जो बढ़ोतरी का जो हिस्सा है वो किसानों को दिया जा रहा है और 15 महीने के बाद इसको हम बढ़ा रहे हैं। तो एक तरह से वो जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि ये बढ़ोतरी वाजिब है। जी, दूध के दाम के साथ टोल टैक्स की कीमतें भी बढ़ गई हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने देश भर में टोल टैक्स में बढ़ोतरी की है। दरों में औसतन 5% की बढ़ोतरी की गई है। नई दरें आज से ही लागू भी हो गई हैं। अब वाहन चालक को 5% ज़्यादा टोल टैक्स भरना होगा। टोल टैक्स में ये बदलाव सालाना होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी CPI के WPI के तहत हुआ है। हर साल टैक्स दरों में बदलाव किया जाता है। हालांकि NHAI के अधिकारियों का कहना है कि ये बदलाव 1 अप्रैल से ही लागू होने थे, मगर लोकसभा चुनाव के चलते इसे टाल दिया गया था। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार। के प्रायोजक हैं हेल्थ इंश्योरेंस की सुबह हो गई है मामू। टाटा नेक्सॉन, चैंपियन ऑफ चैंपियंस।